हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक को, साइंस की बुक को डिकोड करते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके जानने समझने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 3 के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। और उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप लोगों तक मेरा ऑडियो विजुअल पहुंच रहा होगा और इस सेशन से आप जरूर लाभ उठा रहे होंगे। देखो, ये साइंस पढ़ने के लिए उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है जो कॉन्सेप्ट बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 आपका मैथ साइंस है तो निश्चित तौर पर यह सेशन आपके लिए उपयोगी है। अगर आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साइंस के सब्जेक्ट को बेहतर करना है तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साइंस पढ़ना है तो फिर ये सेशन आप ही के लिए। और आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की ओर, इसके पार्ट 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और मतलब ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स कवर किए जा चुके हैं। जाके जरूर देखिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। और बाकी अन्य चैप्टर्स भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि अब तक 9 चैप्टर को कंप्लीट किया जा चुका है। ये 10वां चैप्टर है, ठीक है जी। यूट्यूब चैनल जिसपे अभी अब आप क्लास देख रहे हो ना, साइंस बाय सुमित सर, इसको सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको बस प्रेस कर दो, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है, इतना काम करना है। कर लो मेरे रिक्वेस्ट पे, जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल यही है, साइंस बाय सुमित सर, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और सेशन को लाइक जरूर करो, शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, और आगे बढ़ने के प्रक्रम में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ो मेरे साथ। क्या है आज का पहला पॉइंट? जो छूटा हुआ टॉपिक है इस चैप्टर में उसको डिस्कस कर लेते हैं। कीट यानी कि इंसेक्ट्स एवं मेंढक, फ्रॉग, में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। देखो, पिछली क्लास, पिछली क्लास, इन सब क्लास में हम लोग अभी खूब बात कर रहे थे हार्मोन जैसे केमिकल्स के बारे में, और कैसे हमने देखा कि ये केमिकल्स वो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स, जो ग्रोथ डेवलपमेंट से लेकर के सेक्सुअल बिहेवियर तक और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से लेकर के ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करने तक सब में अपना रोल प्ले करता है। भांति भांति के हार्मोन्स भांति भांति के अंतःस्रावी ग्रंथियों से, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और अपनी भूमिका के अनुसार बॉडी में तमाम तरह के कार्य करते हैं। इंसान के लिए हमने पढ़ा था, अगर मेंढक कीट की बात करें तो उनके लाइफ में भी कुछ हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल है, जिसके बारे में यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग भी समझ लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से उनके जीवन चक्र में इसकी भूमिका है। और ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है। मेटामॉर्फोसिस याद है आपको, कायांतरण जो मेंढक में होता है। बच्चा मेंढक जिसे टेडपोल कहते हैं, और वयस्क मेंढक जिसके रूप रंग पूरी तरीके से बदल जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और आपको शायद ये पता होना चाहिए कि इस मेटामॉर्फोसिस की इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से कैरी करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, और उस हार्मोन को आगे बढ़ाने के लिए, उस हार्मोन के लिए एक मिनरल की भी जरूरत पड़ती है, खनिज की भी जरूरत। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इस प्रोसेस के लिए जरूरी है, और उस हार्मोन को बनाने के लिए एक मिनरल की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा है? रेशम कीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मेंढक के जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इल्ली से वयस्क चलप बनने तक अनेक चरणों से रेशम कीट को गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम कीट के जीवन चक्र को याद करो थोड़ा सा। इसी प्रकार रिसेंटली हमने पढ़ा है टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण कहते हैं, ये आप जानते हैं। और कीटों में, इंसेक्ट्स में, या किसी भी जीव में जो कायांतरण हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, उसका नियंत्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट्स हार्मोन द्वारा होता है। कीट की अगर हम बात करें तो कीट में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया का नियंत्रण बेसिकली कीट हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स हार्मोन द्वारा। और मेंढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो थायरोक्सिन होता है वो इसका नियमन करता है। तो कीट के बारे में अगर बात होगी तो इंसेक्ट हार्मोन ऐसे बोल देना सीधा सीधा, स्पेसिफाइड जिक्र नहीं है तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे।
और अगर मेंढक की बात होगी तो आपके बुक में इसका जिक्र कर दिया गया है कि मेंढक में जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उससे जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, वो इस काम को मेंढक के अंदर के कायांतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इंसान के लिए भी और मेंढक के लिए भी कि इसके लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह है आयोडीन। हम में भी अगर आयोडीन की कमी बचपन में हो जाता है तो गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग। अगर पानी में मेंढक और उस पानी में आयोडीन की कमी होगी तो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। जिस जल में टेडपॉल वृद्धि कर रहा है, बच्चा मेढक वृद्धि कर रहा है, अगर पर्याप्त आयोडीन नहीं है तो टेडपॉल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये जो दो प्रश्न अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेंढक में वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उसके मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हार्मोन का नाम तो थायरॉक्सिन है। और खनिज कौन सा है भाई साहब, तो आयोडीन। ये दोनों याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे, याद रखना ही चाहिए क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं, इसको याद रखा जा सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर लेते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य कोई भी हो, किसी भी संदर्भ में हो, हेल्दी पर्सन ही बेस्ट इंडिविजुअल माना जाता है, प्रोडक्टिव इंडिविजुअल माना जाता है। बात अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की होती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सही से आगे तभी बढ़ती है जब व्यक्ति का रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्वस्थ हो, कोई विसंगति ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। हेल्थ मतलब फिजिकल और मेंटल तौर पर अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो हम उसको हेल्दी व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। सही मात्रा में प्रोटीन मिले, सही मात्रा में कार्ब्स मिले, सही मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिले, खनिज मिले। अगर इन सब चीजों की कमी नहीं होगी तो कम से कम डेफिशिएंसी डिजीज तो नहीं होगा। विटामिन की कमी से या मिनरल्स की कमी से जो होने वाली बीमारी है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि भोजन में उसकी कमी हो जाती है। तो संतुलित आहार बहुत सारी समस्याओं का निदान है। व्यक्ति को संतुलित आहार के अलावे एक तो हो गया बैलेंस डाइट, बीटी बोल दिया। दूसरा क्लीननेस, स्वच्छता, व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर और आसपास के लेवल पर भी माहौल, वातावरण जितना स्वस्थ रहेगा, शरीर जितना साफ सफाई में रहेगा उतना ही अच्छा। और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी, पीए, शारीरिक व्यायाम भी करना जरूरी होता है। किशोरावस्था में जब शरीर ग्रो कर रहा होता है ना तो उपरोक्त बातों का और अधिक महत्व बढ़ जाता है ना। किशोर की पोषण आवश्यकताएं और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किशोरावस्था देखा जाए तो तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है, सही बात है। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, डाइट प्लानिंग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खा लो, जो अच्छा लगे खा लो, लेकिन बैलेंस डाइट पे ध्यान दो। आप पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लास में कि बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार क्या है, जिसमें सभी चीजें मिलती है। सिर्फ यहाँ स्वाद की बात नहीं होती बल्कि सेहत की भी बात होती है। भोजन में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट भी, विटामिन मिनरल्स भी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अब मान लो किसी को मिठाई पसंद है और मिठाई में खूब फैट मिल गया, विटामिन और प्रोटीन मारा गया, तो फिर उसको पेट तो भर गया लेकिन बैलेंस डाइट नहीं मिला ना। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत खर्चीला नहीं है। सामान्य तौर पर हम लोग जो भारतीय खाना में जो खाते हैं ना, उसका डिजाइन ही ऐसे होता है कि वो बैलेंस चीजों को ध्यान में रखते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति हो जाती है, दाल और सब्जियों, दाल से हमें प्रोटीन मिल जाता है और सब्जियों से विटामिन मिनरल मिल जाता है, और कुछ फल मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा दाल के बदले में कुछ लोग नॉनवेज खाना खाते हैं, मीट मटन चिकन, तो उनको प्रोटीन अच्छे से मिल जाता है। हालांकि प्रोटीन दाल में भी होता है। दूध लोग पीते हैं, दूध में आपको विटामिन से लेकर के प्रोटीन तक मिल जाते हैं। दूध अपने आप में संतुलित भोजन जैसा कह सकते हैं आप इसको। फल अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। और ये सब बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से ही मिल सकता है, सस्ते दरों पे मिल जाता है। बैलेंस डाइट के लिए कोई जरूरी नहीं कि महंगी महंगी चीजें आपको मिलनी चाहिए, खाना एकदम महंगा हो, नहीं, नॉर्मल रोटी भी प्रॉपर हो, चावल भी हो, दाल सब्जियां भी हो, दूध भी हो और एक आध फल हो तो और अच्छी बात है। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिन्हें उसकी जरूरत होती है बचपन की अवस्था में।
लोहा, आयरन जिसको कहते हैं, आयरन तत्व ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आयरन मिनरल के लिए पत्तीदार हरी सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे स्रोत है। ये पूछा जा सकता है आयरन कहाँ से मिलेगा, तो पत्तीदार सब्जियां, हरी सब्जियां, गुड़ और संतरा, आंवला, इन सब में से आपको मिल जाएगा आयरन। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। मत कीजिए, आप लोग ऐसे ही खाते होंगे, मुझे ऐसे पता है। क्या भोजन संतुलित और पोषक है? ऐसे क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? इनमें दूध, मांस, नट, दालें भी शामिल है। वृद्धि और प्रोटीन हेतु ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें वसा और शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। इसी को बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है हमारे लिए? ये प्रोटेक्टिव भोजन है एक तरीके से। इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप रेगुलर भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हो ना, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं होता है। चिप्स खा के पेट भर लिया, पता चला कि तेल मिल गया, फैट मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गया, लेकिन प्रोटीन के लिए अब जगह ही नहीं है, क्योंकि आपने तो पेट भर लिया है। तो प्रोटीन का स्रोत, विटामिन का स्रोत माना गया। तो कई बार हर स्वादिष्ट चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत खाइए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मोटे तौर पर इन सब चीजों का भोजन में समावेश बहुत जरूरी है। एक तो फ्रूट सबसे टॉप पे मैं रखता हूं, और ग्रेन्स तो है ही है, चावल खाओ या फिर रोटी खाओ तो वो तो है। फूड, दूध, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, मच्छी, अंडे भी खा सकते हैं। और वेजिटेबल्स तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब खाते हैं, तो ये सब कॉमन चीज है। ये न्यूट्रिशियस फूड इसको माना जाता है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार नहाना चाहिए पर्सनल हाइजीन के लिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वेद ग्रंथियों से अधिक, स्वेद ग्रंथियों की या स्वेट ग्लैंड या पसीना जिससे निकलती है उसकी बात हो रही है, अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय अच्छे से धोकर नहाना चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने का खतरा है। लड़कियों की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान सफाई का बहुत महत्व होता है ना। इसके अलावा और भी हर लेवल पर व्यक्तिगत हाइजीन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक तौर पर अगर हम सक्रिय हैं, ताजी हवा में टहलना, खेलना, हल्के फुल्के फिजिकल एक्टिविटी करना, ये भी हमें स्वस्थ रहने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। यानी अच्छा खाना खाओ बैलेंस डाइट के साथ। इसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखो, अपना पर्सनल हाइजीन भी, और आसपास भी वातावरण स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे तो ज्यादा सही है। फिजिकल तौर पर इनएक्टिव न रहे, हम एक्टिव रहे। इसके अलावा मानसिक तौर पर खुश भी रहने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, और नशीली दवाओं, ड्रग्स को बिल्कुल नो 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 बोलना चाहिए। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है, सबसे डेंजरस स्टेज माना जाता है। डेंजरस मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वनरेबल होता है सबसे। ये नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव स्टेज होता है। अतः यहाँ कंफ्यूज होना, असुरक्षित होना, भ्रमित होना, इनसिक्योर होना, ये सब स्वाभाविक है। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि नशीली दवा यानी ड्रग्स के सेवन से टेंशन मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये गलत बात है। ये सब परेशान कर देता है। इसकी आदत लग गई तो फिर लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। ड्रग्स नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको बार बार लेने का मन करेगा, और ये बहुत हानिकारक है। हेल्थ, इमोशन सबको बर्बाद कर देता है। तो से नो 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 टू द ड्रग्स। ठीक है, आपने AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स बीमारी के बारे में, विषय के बारे में सुना होगा। ये एक वायरल डिजीज है, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस है, खतरनाक वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सिरिंज द्वारा जा सकता है। एड्स ना, अगर मान लो A नाम के व्यक्ति को ये वायरस है, ये पॉजिटिव है,
और इसका ब्लड सपोज बी नाम के स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन चढ़ा दिया गया, तो उसको ये हो सकता है। अगर ए को ये एचआईवी है और ये नशीली दवाई के लिए इंजेक्शन लेता है और उसी निडल का प्रयोग बी कर लेता है, तो भी इसको ये सिरिंज के द्वारा ये इन्फेक्शन लग सकता है। अगर मदर को एचआईवी इन्फेक्शन है तो उसके गर्भ में जो बेबी पल रहा है उसको लग सकता है ना। तो कई सारे माध्यम है ये एचआईवी संक्रमण फैलने का, है ना। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है, एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से भी संक्रमण हो सकता है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे एचआईवी प्रॉब्लम हो सकती है और इसका कोई इलाज नहीं, बड़ा खतरनाक है ना। हाँ, ये 4-5 जो तरीके हैं इनसे हो सकता है, लेकिन अब मान लो कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है और कंघी कर रहा है, तो उसका कंघी कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो उसको लग जाएगा, जो कि कंफ्यूजन के रूप में लोग बोल देते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता है। ब्लड का संपर्क नहीं होना चाहिए। देखो अगर सिरिंज जिस व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव है उसको इंजेक्शन दिया, उसने नशीली दवाई के लिए इंजेक्शन दिया और वही इंजेक्शन कोई दूसरा ले ले, तो लगने का एचआईवी लगने का खतरा है। मां से शिशु में जा सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एचआईवी लग सकता है, साथ खाना खाने से या कंघी करने से एचआईवी नहीं लगता है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं कुछ है, करे ना करे क्या है, मिथ, टैबूज, डूज एंड डोंट। तो अध्याय 9 में हमने मनुष्य के जन्म संबंधी वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांतों के विषय में पढ़ा है। रिप्रोडक्शन के बारे में तो साइंस के हिसाब से बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिन्हें आपको जानकार किशोर होने के नाते इन असत्य अवधारणाओं को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर के भ्रांतियां और असत्य अवधारणाएं समाज में प्रचलित है। कुछ नीचे दिया जा रहा है, ये मिथ है। जैसे पहली अवधारणा क्या है, ये गलत है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो गर्भवती हो जाती है। अरे भैया, ऐसे समाज में बोलने वाले लोगों को पीटना चाहिए। ऐसे कौन बोलता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है? बोला जाता है तभी तो इस बुक में जिक्र किया गया है कि उस दौरान लड़के को देखेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा, संतान के लिए लिंग जो भी जेंडर बनता है, सेक्स बनता है, उसकी मां उत्तरदायी है। मां झूठ है, इसका हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। मेंस्ट्रुएशन की अवस्था में लड़की का कोई रसोई का काम करना निषिद्ध है, ये सब भी बेकार है। साइंटिफिक तौर पर ये सब बेकार है, गलत चीजें। आपको ऐसे अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उन्हें फेंको, दिमाग से निकालो, ठीक है। किशोर द्वारा गर्भधारण, इट्स अ प्रॉब्लम, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की जो कानूनी आयु है लड़कियों के लिए 18 वर्ष, ये एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु जो होता है ना, लड़कियों का जो शरीर है ना, 18 वर्ष से पहले की अवस्था में शादी आप कर ही नहीं सकते, गैर कानूनी। लड़कों का 21, क्योंकि अगर बाल विवाह हो जाता है या मान लो किसी की शादी 17 साल में हो जाए तो ये गैर कानूनी है। 16 साल में हो जाए, होने के लिए होता है भारत में, ऐसी बहुत जगह पे ये चीजें होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो लड़कियों का शरीर कैपेबल तो है गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन तैयार पूरी तरीके से नहीं है। टीन आयु की जो लड़कियां हैं, 15, 16, 17 साल की लड़कियां, वो मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती, और कम उम्र में शादी के कारण अगर उनको मां बनना पड़ता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती, वो अपने पैर पे इंडिपेंडेंट तरीके से खड़ी भी नहीं हो सकती, है ना। मानसिक पीड़ा से उसको ग्रस्त रहना पड़ता है। तो इसीलिए शादी के लिए एक कानूनी आयु निश्चित कर दी गई है, ठीक है। तो ये तथ्य थे जो आपको जानना था, और मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया और ये चैप्टर डन है। यही पॉइंट रह गया था। आगे मैं कुछ प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए जो काम है, मेरा काम करो, मेरे रिक्वेस्ट पे चैनल सब्सक्राइब कर लो सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो। लाइक करो इस सेशन को, शेयर कर दो।
एक प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब देना है कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ए नाम का व्यक्ति है, ये HIV पॉजिटिव है, H+। अब ये किसी दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा, ऑप्शन के हिसाब से। पहला, भोजन साथ खाना खाने से, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर कंघी के प्रयोग से, मच्छर काटने से, मच्छर से भी नहीं हो सकता है। हाँ, इस व्यक्ति का ब्लड अगर इस बी नाम के स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, जो कि नहीं होता है, गलती से मान लो अगर हो गया, तभी हो सकता है। बाकी और 2-3 तरीके, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, आप जानते हैं। टेडपॉल, जो बच्चा मेढक होते हैं ना, मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन से तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपॉल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर? वो एक तरीके का मिनरल है जो पानी में होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा। और वो एक खास मिनरल है जो एक खास हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो हार्मोन है थायरॉक्सिन। उसके लिए जो मिनरल जरूरी है पानी में होना चाहिए, वो है आयोडीन। ठीक है, तो हार्मोन है थायरॉक्सिन और मिनरल है आयोडीन, तो ये पॉइंट है। सो यही था पॉइंट, और अभी के लिए मैं कहूंगा इतना ही। अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अगला जो हमारा चैप्टर होगा, कौन सा चैप्टर होगा, ये 10वां है, 11वां चैप्टर होने वाला है। तो उसमें भी हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक कुल मिलाकर के इस सीरीज के अंतर्गत, एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत, हम लोग 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और हर चैप्टर में 2 या 3 क्लास है। तो अगर मैं 2.5 क्लास का भी एवरेज मान लूँ ना, तो 10 चैप्टर का मतलब 25 क्लास हो गया, यानी 25 से 27 क्लास अब तक डिलीवर किया जा चुका है इसी सीरीज के अंतर्गत, और वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जिनको साइंस पढ़ना है, अच्छा करना है साइंस को, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, यही सबसे क्वेश्चन आते हैं। मैं तो लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूं कि किस जगह से, कहां से, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक एक पॉइंट। और अगर आपने इसको ठीक से कवर कर लिया ना, कोई भी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे आपके लेवल के हिसाब से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ 8th क्लास के बुक को पढ़ने से ही सारे एग्जाम हो जाएंगे। 8th क्लास भी है, 9th क्लास भी है, 10th भी है, इधर पीछे भी है। 6 से लेकर के 10 तक तो कम से कम आपको पढ़ना ही चाहिए, और अगर आपकी जरूरत ज्यादा है तो 11th 12th के भी सिलेक्टिव चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में। जिन्होंने ये अच्छे से कर लिया ना, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यही मकसद है इस सेशन का, कि आप इसको अच्छे से पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करो। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता है, जब तक कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स के साथ टाइम बिताना पड़ता है, टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है, और 1-2 बार अच्छे से आप कर लोगे, आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी कहानी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों को सारे सेशन देखना है, और आज तो हो ही गया है। जाते जाते मैं यही बोलूंगा, सेशन को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और लगातार रेगुलर देखते रहना। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।